दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जैसे कि टॉपिक है उसके बारे में बताया जाएगा और पिछली वीडियो में धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया था जो विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट माने तो साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आखिर यह केमिकल या फिर रासायनिक में किस तरह से धातुएं अपना व्यवहार करती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब वायु के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। चाहे कोई भी वायु धातु हो, सोडियम हो, आयरन हो, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, किसी भी तरह की कोई भी धातु है तो किस तरह से वे हवा में रह करके रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यह सबसे पहले वीडियो में यही पहला रासायनिक समीकरण बताया गया था कि धातुएं वायु के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक ना, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हमें मिलता है कि यह एक उदाहरण कैसे समझते हैं कि उदाहरण और धातु वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर कापर, जो कापर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कापर ऑक्साइड बनता है। मतलब बताया है कि धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से ऑक्साइड बना हुआ है, कापर धन ऑक्सीजन बराबर कापर ऑक्साइड। ठीक है, आगे है एल्युमिनियम धन ऑक्सीजन। एल्युमिनियम भी धातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, Al2O3। तो इस तरह से आप पहले काम करिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इन फार्मूलों को याद करते रहिए। आगे है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पहले ही आपको बता चुका है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार दिखाती हैं। मतलब जो भी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ अपना अलग अलग व्यवहार होता है उनका। कोई धातु बहुत तेज़ रिएक्शन करती है तो कोई बहुत स्लो रिएक्शन करती है। ठीक है, जैसे में सोडियम और पोटेशियम वायु में आते ही अचानक आग पकड़ लेते हैं। मतलब अगर हवा में जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को लाएंगे तो बहुत तेज़ी से उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत रिएक्शन कर देती हैं और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं। ठीक है, जिन्हें रोकने के लिए उन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। मतलब उनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल में इस वजह से डुबो कर रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो सब सुरक्षित पड़ी रहेंगी। ठीक, तो अगली तरफ चलते हैं। तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह अगली स्लाइड है और इस अगली स्लाइड में हमें यह देखने को मिलेगा कि धातु जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल के साथ रिएक्शन किए हुए चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर धातु है, इधर इधर इधर, इस साइड और इस साइड, ये 5 तरह के स्ट्रक्चरों में आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के रिएक्शनों के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले वाले में हम देखेंगे धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ धातु रिएक्शन करती है। ठीक ना, ये सब जो धातु हैं ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील कौन करती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, अगला है केवल भाप के साथ अभिक्रिया। भाप से केवल एल्युमिनियम, आयरन और जिंक बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, केवल भाप से रिएक्शन करते हैं और किसी से ना। अगला है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। बता रहा है कुछ ऐसे धातु होते हैं जो पानी में भी रख देंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे पीबी, कापर, एयू और एजी। एयू सोना चांदी, पारा और कापर, ये सब ऐसे धातु हैं जो
जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। यहाँ पर बता रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल से रिएक्शन करती है तो उसके ऊपर तैरने लगती है? तो वह है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल के साथ रिएक्शन करती हैं तो तैरने लगती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो वो ऊपर आ जाती है और ऊपर आने की वजह से तैरने लगती हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं तो हमें अगली स्लाइड में मिलता है वही चीज़ जो पहले हम बताए हैं कि सोडियम जल के साथ रिएक्शन करके धातु जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए जो बोल रहे हैं। धातु जल के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक ना? तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी प्लस उष्मा निकल रही है। जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, मतलब गर्मी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगला है कैल्शियम धन पानी बनता है तो CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए सब में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि यह रूल ही होता है कि अगर कोई भी धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो केवल लवण बनेंगे। ठीक है, और हर धातु का अपना अलग अलग लवण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन समझ लीजिएगा। और अब देखते हैं तो मैग्नीशियम जल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम प्लस जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन प्लस जल, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब इस तरह से अलग अलग धातु अपना रिएक्शन करके अलग अलग लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आगे अब चलते हैं तो आगे लिखा गया है कि धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है कि धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। यहाँ पर यह धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इधर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यह है धातु। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, यह धातु का है। ये अम्ल है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यह देख रहे हैं बनने में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। प्लस ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, यह लवण है। प्रत्येक धातुओं का अपना अलग खुद का लवण है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आयरन प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रिएक्शन कर रहे हैं तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम HCl रिएक्शन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक और HCl कर रहे हैं रिएक्शन तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम प्लस HCl कर रहे हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको यही ध्यान में रखना है कि धातु किस किस चीज़ से रिएक्शन करती है तो क्या क्या बनता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कॉपर एल्युमिनियम पारा अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे चीज़ होते हैं जो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया बता रहा है कि कुछ धातु और अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। धातु लवण के साथ अभिक्रिया जब करता है तो लवण का विलयन प्लस धातु प्राप्त होता है। ठीक ना। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। बता रहा है ना कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विलयन से अलग अलग कर देता है, हटा देता है। मतलब जो अधिक पावरफुल होगा, जो धातु अधिक पावरफुल होगी, कम पावरफुल वाली धातु को हटा देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम किसके आधार पर देखेंगे? सक्रियता श्रेणी के आधार पर अभी बताया जाएगा कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में मिल रहा है कि कोई भी यहाँ पर देखिए Al2O3 प्लस HCl, Al2O3 प्लस NaOH, ये क्या है? लवण है। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस पानी, NaAlO2 प्लस पानी, सोडियम सिलिकेट इसका नाम है। ठीक है,
और यहाँ पर बता रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया, अभी हम बताए हैं कि कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और चलते हैं अगली स्लाइड में, हम देखते हैं तो अगली स्लाइड में हमें दिखता है सक्रियता श्रेणी। अभी हमने सक्रियता श्रेणी की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रियाशीलता का मतलब होता है काम करने की क्षमता। किस धातु की काम करने की क्षमता सबसे अधिक है उसको सबसे पहले, और जिसकी कम है उसको बाद में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो श्रेणी बनते हैं उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी तत्व है, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का जो सक्रियता श्रेणी होती है पावरफुल सबसे अधिक होती है। मतलब पोटेशियम अगर किसी भी विलयन में डाल देंगे ना तो क्या करेगा ना कि उस विलयन के अलग धातुओं को हटा करके अपना जगह बना लेगा। क्यों बना लेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, ये एक आरोही क्रम में, ध्यान रखिएगा अधिक से कम की ओर जा रहे हैं हम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इसको नोट कर लीजिए। और अधिक नहीं है, थोड़ा सा और है तो थोड़ा सा और, ये यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे कम क्रियाशीलता इसकी है, सबसे कम क्रियाशीलता, जिसे हम Au मतलब सोना कहते हैं। इसी वजह से सोना का रंग बदलता नहीं है, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, इसके सबसे कम इसका है। ठीक है, इस तरह से हमें याद करना होगा। सबसे ऊपर वाला वहाँ पिछली स्लाइड में था, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ सबसे नीचे देखिए। सबसे नीचे जब देखेंगे तो आपको Pb निकलेगा। Pb के बाद हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Aq और एल्युमिनियम। यहाँ पर Aq नहीं, Ag है। ठीक है, Au सबसे कम क्रियाशील वाला धातु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातु अधातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता को उसको पूरा करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अतः धातुओं के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। यह जो लाइन है ना आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी, इस वीडियो में यहीं तक है। तो यह चीज़ आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाया जाएगी, क्योंकि यह सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।